हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशली फॉर सीटेट, केवीएस या सुपर टेट या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि अभी हम कुछ दिनों से सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम डेली बेसिस पर इस चैनल पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, ऑप्शन नंबर ए है कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बालक उस समय अधिक सीखता है जब उसे किसी क्रिया विधि के माध्यम से बताया जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादातर क्रिया विधि के माध्यम से या एक्टिविटी के माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे बच्चे जो हैं उसे और भी वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। आइए हम कुछ शिक्षण विधि हैं उनको अब हम जानते हैं। कुछ शिक्षण विधियाँ हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ा देखते हैं। शिक्षण विधियाँ, पहले तो खेल विधि, मान लीजिए खेल विधि या यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, इन तीनों में से कोई भी अगर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाए कि ये तीनों मेथड जो हैं वो शिक्षण की वो किन्होंने दिया है, तो ये तीनों जो मेथड है वो दिया है आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। चाहे खेल विधि हो, ह्यूरिस्टिक मेथड हो या अन्वेषण विधि हो, इन तीनों को आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। इसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि को किसने दिया है? तो प्रश्नोत्तर विधि को दिया है सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को दिया है। इसके बाद है प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया है? तो प्रोजेक्ट विधि को दिया है किलपैट्रिक ने ही प्रोजेक्ट विधि को दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि को किसने दिया है? वैज्ञानिक विधि को दिया है गुडवार स्केट्स ने दिया है वैज्ञानिक विधि। तो ये कुछ शिक्षण की विधियाँ थी जिसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, क्योंकि ये इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विधि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का या छात्रों को चिंतन का अवसर देने का या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। कक्ष में शिक्षक ये प्रयास करता है कि वो छात्रों को अनुभव प्रदान करे। सिर्फ पढ़ना ही मायने नहीं रखता है कि किस चीज़ों को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, बल्कि उस चीज़ से अनुभव भी जो प्राप्त होता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के आगे डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है कि छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। सहायक अधिगम वातावरण का मतलब है कि बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें कि उनका जो टीचिंग है वो और भी बेहतर से हो सके। फिर नेक्स्ट है कि बच्चों को चिंतन करने का अवसर दिया जाए, यानी कि बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए जाएं जिसमें कि वो अपने मेमोरी का यूज़ करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। तो इस तरीके से बच्चे जितना चिंतन करेंगे उनका जो शिक्षण है वो और भी बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। आइए अब हम नीचे ऑप्शन को देखते हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना,
ऑप्शन नंबर बी है कि विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी है कि विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना। ऑप्शन नंबर डी है कि विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि शिक्षा का दो मुख्य उद्देश्य होता है। एक होता है कि बालकों को विषय का ज्ञान देना और उनका मानसिक विकास करना। यानी कि जिस विषय को बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उस विषय का उनको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका भी उनको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, और उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो। ये दो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या 2 वर्ष की आयु में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो मातृभाषा को 4 वर्ष की आयु में सीखते हैं। बच्चा तो क्या है कि पहले वो अपने परिवार में रहता है, अपने परिवार की भाषा को, उनके जो बात विचार है, वो सारी चीज़ों को घर के वातावरण से वो सीखता है। तो बच्चा जो है वो अधिकांशतः मातृभाषा को वो 4 वर्ष की आयु में बोलना प्रारंभ करता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रियाविधि या अंतः क्रियात्मक अधिगम की, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप इस बात का ध्यान रखें कि अधिकतर क्वेश्चन में अगर उपरोक्त सभी दिया हुआ है तो लगभग क्वेश्चंस के आंसर में ऑल ऑफ दिस जो ऑप्शन जो होते हैं वो अधिकतर करेक्ट होते हैं, लेकिन बाय चांस ही कभी ऐसा होता है कि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन जो रहता है वो सही नहीं होता है। तो हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण। प्रजातांत्रिक वातावरण का मतलब होता है कि बच्चों की बातों को भी सुनना। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ अपनी बातों को ही कह रहे हैं और बच्चे जो हैं कि उसी के अकॉर्डिंग ही वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उनको भी कहने का, सुनने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि सीखने की स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि सीखने में स्वयं की इच्छा का होना। मान लीजिए बच्चा जो है वो अगर किसी चीज़ को अगर नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, और हम ज़बरदस्ती उसको उस चीज़ को कराए जा रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा का जब उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उस चीज़ को वो नहीं सीखेगा। और बच्चे का इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में ये काफ़ी मायने रखता है। तो सीखने में स्वायत्तता का होना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कि क्रियाविधि के द्वारा अंतः क्रियात्मक अधिगम की, यानी कि बच्चों को क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ाना, इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या है कि ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, और जिसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उसको वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बालक विविध प्रकार से सीखता है। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, या ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षक द्वारा निर्देशित होकर, नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग विधि के माध्यम से, विवेचन विधि के माध्यम से, प्रश्न पूछकर और क्रिया करके और चिंतन करके, इन सारी चीज़ों से बच्चे जो हैं वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चे किसी चीज़ को जब खुद प्रयोग करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। जैसे कि ईवीएस में आपने पढ़ा होगा कि उसमें किस तरीके से बीज का जो एक चैप्टर है जिसमें कि किस तरीके से एक
बीज से एक पौधा बनता है तो उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है कि बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करता है कि किस तरीके से बीज हुआ, बीज से किस तरीके से बीज अंकुरित हुआ, उससे एक पौधे का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रयोग द्वारा बच्चा जब खुद करके सीखता है तो वो और भी बेहतर तरीके से सीखता है। बच्चे जितना ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है, और क्रिया करके बच्चे और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चे जब चिंतन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो इससे बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो और भी बेहतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए है कि शिक्षक के भाषण देने से, सिर्फ भाषण दे देने से ऐसा ही नहीं है कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि टीचर तो एक्टिव है लेकिन बच्चा जो है वो पैसिव है, और बच्चा का एक्टिव होना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और या फिर शिक्षक द्वारा निर्देशित या फिर नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, तो फिर ये भी सही नहीं है कि सिर्फ शिक्षक द्वारा ही निर्देशित देकर या फिर नियंत्रित पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। बच्चा जिस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव होगा, बच्चे जिसमें ज़्यादा क्रियाशील होंगे, अक्सर वही ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। इन सारी छोटी छोटी बातों को भी आप ध्यान में रखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं क्या होती हैं, ये बताना है। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होता है, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होता है, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है, या बालक सीखने में रुचि नहीं लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि 6 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है। यानी कि बच्चा क्या होता है कि बच्चा स्वाभाविक होता है और वो सक्रिय यानी कि वो एक्टिव होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। और बच्चा इस अवस्था में क्या होता है कि जब वो 6 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चा इसमें किसी चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर बच्चों को सिखाया जाए तो वो उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है कि सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट जो है वो शिक्षक पर ही निर्भर होता है, इसमें बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, और बच्चा जो है वो अपना दिमाग भी लगाता है कि आखिर इस चीज़ों को किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, बच्चा इसमें अपना भी क्रिएटिविटी दिखाता है। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये बात सही है कि बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या है कि बच्चे खुद ज़्यादा एक्टिव होते हैं लर्निंग के लिए। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन है कि बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, तो ये भी सही नहीं है कि बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। इस सब में क्या है कि जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है तो हमेशा वो ही ऑप्शन हमेशा सही होगा। और 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये अवस्था बाल्य अवस्था की अवस्था होती है, जिसे चाइल्डहुड कहा जाता है, इसे उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है, या गैंग एज, या एलिमेंट, या फिर प्रारंभिक स्कूल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चों में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को पूछते हैं, देखते हैं। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो क्रिएटिव जो स्टूडेंट जो होते हैं वो काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उनमें काफ़ी होती है। वो अक्सर टीचर से सवाल करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ तो ये क्यों हुआ। बहुत सारे जो सवाल होते हैं उनके दिमाग में हम चलते रहते हैं। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। अन्य दो ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। सृजनशील बालक बहुमुखी होते हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि ये ऐसे बालक जो होते हैं वो काफ़ी बहुमुखी होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में वो काफ़ी वो यानी कि एक्टिव होंगे, अन्य क्षेत्रों में भी वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, बल्कि सृजनशील बालक जो होते हैं वो साहसी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ज्ञान स्थानांतरण द्वारा, रटने द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति यानी कि नए ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होती है? ज्ञान के स्थानांतरण से या रटने से? रटने से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि रोट लर्निंग को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। बल्कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब हम अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, यानी कि जब हम अपने अनुभव यानी कि अपने एक्सपीरियंस से जब हम नवीन अर्थ को ढूंढते हैं तो उसके द्वारा ही हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारा किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ नए और चीज़ का डेवलपमेंट अगर कर लेते हैं, नए और चीज़ को सीख लेते हैं, तो उसे ही कहा जाता है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षण एक प्रक्रिया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की या अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि शिक्षक द्वारा अधिगम करता यानी कि लर्नर को ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनका तो क्या है कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो मेंटली हो। ठीक है, तो इससे क्या है कि बच्चे का विकास होता है। तो शिक्षण की क्या है, ये एक प्रक्रिया हुई, यानी कि ये एक प्रोसेस हो गया टीचिंग का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास जो होता है वो वास्तव में कब प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? तो बालक का जो सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बालक का जो सामाजिक विकास जो होता है वो कब होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। यानी कि बच्चे क्या है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा क्या है कि अन्य बच्चों के साथ वो मित्रता करता है और फिर उससे वो खुद की तुलना करता है कि मैं कैसा हूँ, है ना, वो वैसा है तो मेरे अंदर क्या कमी है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पूर्व बाल्यावस्था में बालक जब समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, समाज में अन्य बच्चों के साथ मिलता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, तो उनमें ये सोशल डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो विकास जो प्रारंभ होता है बच्चों में वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रारंभिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? प्रारंभिक कक्षा मतलब कि कक्षा 1 से 5 यानी कि क्लास 1 से 5 के स्टूडेंट की बात की जा रही है कि इन बच्चों को उपयुक्त शिक्षण विधि किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। प्रयास व भूल विधि के द्वारा, अनुकरण द्वारा, व्याख्यान द्वारा या खेल विधि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि छोटे बच्चों को अक्सर ये कहा ही जाता है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए। ठीक है, खेल विधि के माध्यम से बच्चों को जितना सिखाया जाएगा बच्चे उतना ही ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे। इसलिए बच्चों को ना कि सिर्फ बुक में यानी कि सिर्फ बुक के माध्यम से ही नहीं पढ़ाना है, बच्चों को खेल खेल के द्वारा पढ़ाना है ताकि वो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीख सकें। तो प्राथमिक कक्षा में यानी कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक करके 5 के बच्चों को जो शिक्षण विधि प्रोवाइड करानी चाहिए वो खेल विधि के माध्यम से करानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन पर का विकास करना या रटने को
प्रेरित करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि वर्ष में प्राइमरी शिक्षा यानी कि क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने में किस पर ज़्यादा बल देना चाहिए, तो विवेचनात्मक चिंतन पर बल देना चाहिए। विवेचनात्मक चिंतन किसे कहा जाता है, तो विवेचनात्मक चिंतन हम उसको कहते हैं जिसमें कि अपना विचार बनाना और समाज के सामने अपना दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए जो स्वयं का जो बौद्धिक विचार का जो प्रक्रिया होता है उसको ही कहा जाता है विवेचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, कि किस तरीके से अपने बौद्धिक विचार को हम प्रकट करते हैं शिक्षा में। तो किसी भी तरीके से रटने को तो वैसे भी रोट लर्निंग को सही नहीं माना जाता है, तो ये सही नहीं होगा। सिर्फ आध्यात्मिक पर बल देना या बोध का विकास कराना, तो ये सारी चीज़ें जो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, या शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में सक्रिय भूमिका निभाए, या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि शिक्षण और भी अधिक प्रभावी हो सकता है यदि वो छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता हो, यानी कि छात्र जो है वो कार्य करने के लिए उसको स्वतंत्रता मिले। ठीक है, वो और खुद पर नियंत्रण हो, यानी कि बच्चा क्या है, अगर किसी चीज़ को खुद कर रहा है, खुद चीज़ों को वो करके सीख रहा है, तो इसे और भी बेहतर माना जाता है। इससे शिक्षण जो होती है वो और भी प्रभावी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो। किसी भी तरीके से बच्चों को टीचर द्वारा नियंत्रित होना इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। इस पर टीचर तो एक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसिव हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। इसमें क्या है कि टीचर एक्टिव है, इस ऑप्शन में भी टीचर एक्टिव है, बच्चा का इसमें कोई रोल नहीं है। लास्ट ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो जिस चीज़ में बार बार इसमें क्या है कि टीचर ही एक्टिव है, बच्चा इसमें पैसिव है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि बच्चे इसमें एक्टिव हैं, और बच्चे जब एक्टिव हैं किस चीज़ को वो खुद करके सीख रहे हैं, तो वो टीचिंग जो होती है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की। तो याद करना तो कोई भी अधिगम की प्रविधि नहीं है। रोट लर्निंग को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, कि रोट लर्निंग को बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करानी है। बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखे, उसे और भी अच्छा माना जाता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करना, तो बच्चा को याद करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि बच्चों को समझ विधि के साथ पढ़ाया जाए, बच्चे समझें उस चीज़ को, ना कि उससे रटें। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की या परीक्षा की तैयारी की, तो सिर्फ परीक्षा के लिए ही बच्चे पढ़ना, तो ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि अधिगम एक प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। यानी कि बच्चा किसी चीज़ को करे, बच्चा जब किसी चीज़ का खुद एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, बच्चे के उसमें अनुभव आएगा, और अनुभव के द्वारा जब उसमें अर्थ का जब निर्माण होता है तो वो जो लर्निंग जो होती है उसे और भी बेहतर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन को किया है, और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हों ये भी आप ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।